नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। चुनाव आते ही देश के नेताओं को अपने अपने वोटरों की याद सताने लगती है। नेता वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अख्तियार करते हैं। कोई लैपटॉप बांटता है, कोई बिजली के दाम कम करने की बात कहता है, तो कोई नोट के बदले वोट की बात करता है। लेकिन आजकल लगता है कि देश के ये नेता एक अलग तरह के मिशन पर निकल पड़े हैं। खादी ने वोटरों से वोट मांगने का एक नया तरीका इजाद किया है। लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदाताओं से वोट लेने के लिए उन्हें सरेआम धमकाया जा रहा है। संसद में बैठकर देश चलाने वाले ये नेता अब गरीब किसानों को धमका रहे हैं। शायद ये दिनों दिन गिर रही हिंदुस्तान की राजनीति का नया चेहरा है। जी हां, पहले बड़े बड़े वादे किए जाते थे और जिस तरह से झूठ बोला जाता था, चुनाव आते हैं अक्सर ये हरकतें हम देखते हैं नेताओं की पार्टियों की। लेकिन इतना कभी नहीं सोचा था कि वोटरों को धमकाया भी जाएगा। ये वही वोटर हैं जो सत्ता बनाने में अपनी मेन अहम भूमिका निभाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यूसुफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और मेरा पहला सवाल आपसे कि पहले धमकाया नहीं जाता था, ये खबरें जरूर आती थी कि मैनिफेस्टो तैयार कर दिया, बड़े बड़े वादे कर दिए और यहां पर बरगलाने की बात जरूर की जाती थी, लेकिन अब धमकियां शुरू कर दी हैं वोटरों को देने की। कितना सही है, ये कितना जायज है? देखिए, ये बात तो कहना गलत है कि पहले धमकाया नहीं जाता था और अब धमकाया जा रहा है। हमारा ज़ाती तजुर्बा ये कहता है, मेरी निजी जानकारी, ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि पहले एक दौर ऐसा था कि जिनके बारे में ये शक हो कि वो हमें वोट नहीं देंगे, उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया जाता था जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 1989 तक, 90 तक, बल्कि 2000 आते आते तक, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें का चलन शुरू नहीं हुआ था, तब तक बूथ कैप्चरिंग होती थी। गांव के वो कह दिया जाता था कि तुम लोग ना जाओ, तुम्हारा वोट हमने डाल दिया है जी। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा सख्ती अपनाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दौर आया और ये सुनिश्चित किया गया कि हर मतदाता अपने घर से निकल के मतों का, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो अब जहां गड़बड़ लगती है तो वहां धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में हवा को मोड़ने की कोशिश यह है, जो कि हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसे संविधान ने सबको अपने मर्जी से सीक्रेटली अपना वोट देने का अधिकार दिया है। तो इस तरह अगर कोई धमकाता है, चाहे वो कोई हो, किसी पार्टी का नेता हो, ये एकदम गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मतदाताओं को धमकाया है, उधर मुलायम सिंह शिक्षकों को धमका रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, यूसुफ भाई की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि कोई धमकाने के मामले अभी नहीं आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपातकाल जैसा कांड इस देश में हुआ है और अगर उस आपातकाल को देखें तो एक दल ने या एक नेता ने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए देश पे आपातकाल थोपा। वो भी एक प्रकार का धमकाना कहिए या कार्रवाई कहिए, वो हुई इस देश में। उसके बाद भी चरणबद्ध आपको यूसुफ जी ने बताया कि किस तरह से वोटरों को वोट नहीं डालने दिए जाते थे, किस तरह धमकाया जाता था, गांव से लोगों को नहीं निकलने दिया जाता था। बिहार के कई किस्से कहानियां आज भी लोगों को याद है, यूपी की कहानियां, किस्से कहानी याद है इस तरह की। लेकिन देखिए, जहां तक धमकाने का सवाल है तो राजनीति में राजनीतिक दल जो है और नेता जो है वो साम, वेद, दंड, नीति सब कुछ अपनाते हैं, पुचकारते भी हैं, लालच भी देते हैं, कुछ अच्छी अच्छी घोषणाएं भी करते हैं, बड़े बड़े वायदे भी कर जाते हैं और ये धमकाना भी एक प्रकार की रणनीति होती है। अब आप नेताओं से पूछेंगे तो मुलायम सिंह से पूछेंगे, मुलायम सिंह कहेंगे भाई शिक्षकों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, मैं खुद शिक्षक रहा हूं, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उसको धमका नहीं रहा था, अधिकार से कह रहा था, वो मेरा प्यार था। तो नेताओं की कौन सी शैली धमकाने की है, कौन सी पुचकारने की है, ये सब राजनीति के खेल हैं जो नेता चुनाव में अपने अपने ढंग से आजमाते हैं। नेताजी का प्यार अगर इतना खतरनाक है तो उनका गुस्सा कितना खतरनाक होगा। यूसुफ जी, सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पर सांसद चुन के जाते हैं अपने क्षेत्र में, जनता चुनती है और जनता का सबसे अहम रोल यहाँ पर होता है, और जिस तरह से इनको धमकाया जा रहा है और ये बाद में ये कह देते हैं कि हमने काम किया था और काम के दम पर यहाँ वोट मांग रहे हैं और धमका रहे हैं बाकायदा और कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर काम के दम पर वोट मांगना कितना जायज है, जबकि उनका कर्तव्य बनता है ये? नहीं, काम के आधार पर वोट मांगना, विचारधारा के आधार पर वोट मांगना या सरकार में आने के बाद या सांसद बनने के बाद कुछ ऐसे काम वो करेंगे डेवलपमेंट के, उसके ऊपर वोट मांगना कोई गलत नहीं है और बल्कि यही होना चाहिए कि उसके आधार पे आप स्वस्थ राजनीति करें। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर
विकास किया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि काम के दम पर वोट मांगना गलत नहीं है, धमकाया जा रहा है और कह रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, ये कितना सही है? ये धमकी देना एकदम गलत है। अगर कोई सांसद या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई लुभावने नारे देता है या ये कहता है कि भाई अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम ये कर देंगे, तो ये तो एक तरह से धमकी है। लोकतंत्र में इस तरह की धमकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बल्कि चुनाव आयोग को आगे बढ़कर इन मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी खबर आ रही है कि बनारस के अंदर अरविंद केजरीवाल को अपना ठिकाना बदलने में मजबूर करना पड़ा है, उनका दफ्तर बदला गया है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के कार्यकर्ता दंगई कर रहे हैं, उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। कुमार विश्वास अमेठी में परेशान है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल को इस देश के संविधान ने राइट दिया है कि वो किसी भी सीट से जाकर चुनाव लड़े, और अगर उनका ये अधिकार है तो चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो सुनिश्चित करे कि किसी के साथ इस तरह की जाती रहो। ये भी तो एक तरह का धमकाना है। बीजेपी के समर्थकों की तरफ से इस तरह की बातचीत आ रही है, खुलेआम धमकी आ रही है, सोशल नेटवर्किंग पर चल रहा है कि जो मोदी के साथ नहीं है उन्हें हम देख लेंगे चुनाव के बाद, उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे हम। तो अगर पाकिस्तान भेजेंगे तो आधी बीजेपी तो पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल। तो ये जो हमारे लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है तो हमें इस तरह की मैल प्रैक्टिस को सख्ती से रोकना होगा। और अभी एक चीज और है, जो भौड़ा प्रदर्शन हो रहा है शक्ति का पर्चा भरने से पहले, चाहे राहुल गांधी ने किया हो, सोनिया गांधी ने किया हो, वरुण गांधी ने किया हो, अरविंद केजरीवाल कर रहे हो, या नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जो करने वाले उनकी तैयारी है, सुना है बहुत जोर शोर के साथ है, तो चुनाव आयोग को इस पर भी सख्ती से रोक लगानी चाहिए। तो चुनाव आयोग की भूमिका मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ढीली पड़ गई है, या जिस तरह से जिस मुस्तैदी से उसे काम करना चाहिए उस मुस्तैदी से वो काम नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ पर एक दिन अमित शाह पर पाबंदी लगती है, अमित शाह कहते हैं सॉरी रिग्रेट, अगले दिन छोड़ दिया जाता है जी। आजम खान पर पाबंदी लगती है, वो सॉरी नहीं कहते तो उनकी बात से ताला लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस पर सख्त नहीं है क्या? देखिए, चुनाव आयोग की अपनी एक सीमा है, वो संवैधानिक और लीगली उसके आधार पे ही कुछ वो जो उसकी सीमाएं हैं उसी के तहत ही कार्रवाई कर सकता है। उसको अधिकार है, निश्चित रूप से अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों की जो राजनीतिक शैली होती है वो धमकाने की कौन सी है, पुचकारने की कौन सी है, वो कानूनी रूप से जरा देखना पड़ता है। राजनीतिक दल धमकाने की भाषा बोलते हैं, लेकिन बाद में मीडिया पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमारा तो कहने का मतलब ये था, आपने तो इसका परसेप्शन ये निकाला, आपका परसेप्शन ये हो सकता है। तो जब बात लीगल या कार्रवाई पे आती है तब वहां दृष्टि से काम नहीं चलता कि हमने किस बात को कैसे देखा। कार्रवाई के नाम पर चुनाव आयोग बिल्कुल असहाय, बिल्कुल लुंजपुंज नजर आता है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पिछले 20 साल के अंदर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन में किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अजीत पवार ने इस तरीके का बयान दिया। इससे पहले भी ऐसे बयान वो दे चुके हैं जिनसे हो हल्ला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत देखिए कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं वोटरों से। देखिए, कोई भी जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव में जाते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता, वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और ये हथकंडे, चूंकि मीडिया आजकल विजिलेंट है, मीडिया का प्रभाव ज्यादा है, मीडिया की तादाद ज्यादा है। पहले ये चीजें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में टीवी चैनलों के स्टिंगर्स हैं, उनके पास छोटे छोटे कैमरे हैं, हर मोबाइल में कैमरा है, पता नहीं कौन आदमी कहाँ रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसकी वजह से जो एक अवेयरनेस आई है और उपलब्धता भी हुई है कैमरों की, उसकी वजह से ये चीजें सामने आती हैं। अगर ये कैमरे नहीं होते तो किसको पता चल रहा है अजीत पवार वहां जाके क्या बोले बारामती में, है ना? तो उसकी वजह से ये चीजें हुई है। तो अब चुनाव आयोग को, हालांकि हर उम्मीदवार के पीछे चुनाव आयोग की एक कैमरा की टीम होती है जो उसका हर गतिविधि को एक्टिव करती है, लेकिन वो जब कार्रवाई का नंबर आता है तो दूर दराज के क्षेत्र से दिल्ली आने में, फिर उसके देखने में इतना वक्त निकल जाता है कि चुनाव निकल जाता और पता नहीं चल पाता चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे? जिन मामलों में चुनाव आयोग के निर्देश पर मामले मुकदमे दर्ज भी होते हैं, चुनाव के बाद, चूंकि प्रशासन चुनाव के बाद मुक्त हो जाता है चुनाव आयोग के अंकुश से और राज्य सरकार के हाथ में आ जाता है, फिर उन पर आप देखिए कोई कार्रवाई हो नहीं पाती। वरुण गांधी आज खुला घूम रहे हैं, 2009 के उनके भाषण सुनिएगा क्या उन्होंने कहा था, आज वो खुला घूम रहे हैं, बरी हो चुके हैं। तो ये तो शर्मनाक चीजें हैं इस देश के लिए। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? देखिए, मेरा मानना यह है कि चुनाव आयोग नोटिस देता है, कार्रवाई करता भी है, संज्ञान भी लेता। अगर नहीं लिया होता तो अमित शाह, आजम खान को नोटिस नहीं गए होते। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? 2 दिन जुबान बंद रही और तीसरे
मसूद भाई, लेकिन आजम खान पर बोलने पर पाबंदी है, लेकिन क्या वो चुप है? लेकिन होता क्या है कि नेता अपनी बात से पलटने में देर नहीं लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि मीडिया की अपनी एक दृष्टि होती है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं चाहिए क्या? मीडिया की अपनी दृष्टि होती है देखने की। हमें जो चीज लग रही है, हमें धमकाने के लिए उसे कैद किया कैमरे में, हम कह रहे हैं धमकाया, वो कह रहा नहीं धमकाया। ये तो नहीं होगा ना कि एक पक्ष तो दूसरे का सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। तो जब दोनों का पक्ष आता है सामने और वो कहता साहब हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारा मकसद ये कहने का नहीं था। अच्छा, कुछ चीजें राजनीतिक उसके लिए भी कही जाती हैं, अपने कार्यकर्ता समर्थकों को उत्साहित करने के लिए कि साहब हम देख लेंगे, हमें ये करना है, हम ऐसा कर देंगे। जैसा वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कहा कि देखते हैं चुनाव के बाद कौन टुकड़े टुकड़े करता है जी। या कांग्रेस के सहारनपुर में उम्मीदवार ने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इस तरह की जो बातें बोली जाती हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को उत्साहित करने के लिए भी दल बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब कानूनी पहलू पे चीज जाती है तब वहां पर जाके चीजें बदल जाती हैं, नेता पलट जाते हैं। चर्चा करने के लिए सवाल हमारे पास बहुत हैं और मैं अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो बात करूंगी कि जिस तरह से बड़े नेता वोटरों को धमका रहे हैं, क्या लगता है कि वोटर डर जाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। क्या वोटर डर जाएंगे, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए। राजनीति पर एक और कालिख देखिए, नेताओं को और धरती में गड़ते देखिए, लोकतंत्र को और शर्मसार होते देखिए। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए। आपने इन दो तस्वीरों को क्या ध्यान से देखा और सुना? क्या आपने दो तस्वीरों के अंतर को महसूस किया? क्या आप कुछ पकड़ पाए? चलिए हम आपको एक मौका फिर से दिए देते हैं। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। वोट दीजिए। क्या अब इन दो तस्वीरों का अंतर पकड़ पाए आप? उम्मीद है कि आपने कई अंतर पकड़े होंगे, लेकिन हम बताते हैं कि इन दो तस्वीरों का सबसे बड़ा अंतर क्या है।
एक तस्वीर में बॉलीवुड के स्टार देश के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह धमकाकर वोट मांग रहे हैं। ये दिनों दिन गिर रही हिंदुस्तानी राजनीति का नया चेहरा है। अभी तक तो वोटरों को लुभाने के लिए नोट या शराब देने की बातें होती थी, लेकिन अब इसमें वोटरों को खुले आम धमकी देना भी शामिल हो गया है, वो भी कैमरे के सामने। और ये नेता चुटभैया नेता नहीं है। यहाँ वोटरों को धमकी देने वालों में उप मुख्यमंत्री से लेकर और भी कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। चलिए लोकतंत्र को शर्म से पानी पानी कर देने वाली इन नेताओं की कुछ और धमकियों को आपको दिखाते और सुनाते हैं। वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। अब आप ही बताइए कि वोटरों को धमकी देने वाले इन नेताओं को क्यों वोट दिया जाए? क्यों नहीं इन नेताओं और इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को सिरे से खारिज कर दिया जाए? होना तो यही चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति से ही खदेड़ दिया जाए, लेकिन इसे जनता की बदनसीबी कहें या इन नेताओं का नसीब। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव आयोग तो है, लेकिन पावर के नाम पर ये बहुत हद तक बिना दांतों वाले इंसान की तरह हैं। यही वजह है कि ज्यादातर नेता धड़ल्ले से जो मुंह में आए वो बोल देते हैं और साफ बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इससे पहले की हालात और बद से बदतर हों, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को कोई कड़ा फैसला लेना होगा। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। मनोज जी, यूसुफ जी, आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से नेता धमका रहे हैं। ये कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े चेहरे हैं हमारे देश के। क्या लगता है यूसुफ जी, वोटर डर जाएंगे? नहीं, वोटर क्यों डरेंगे? वोटर को नहीं डरना चाहिए। और वोटर अपना माइंड, अपना चुनाव से पहले सब वोटर अपना अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं किसको वोट उन्हें देना है। इन धमकियों से मेरे ख्याल में आज का वोटर डरने वाला नहीं है। आज का वोटर बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो चुका है मतदाता। और आखिरी वक्त तक जब वो वोटिंग बूथ में जाता तब तक उसको पता नहीं किसी को एहसास नहीं होने देता है कि वो किसको वोट देगा। लेकिन नेता बहुत शातिर लोग होते हैं जी। उनके पास एक तरीका है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी होती है और फायदेमंद भी होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है जब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आती है, बूथ वाइज पे वोट आते हैं कि कितने वोट किसके पड़े हैं, तो वो नेता निकाल लेते हैं, पता चल जाता है कि किस बूथ पे कितने वोट उनको मिले हैं, तो वहाँ वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में सब तो झेलना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की धमकियों से कोई असर पड़ने वाला है, और इस तरह की धमकियों में मुझे नहीं लगता कि मतदाता आएंगे जी, कोई असर नहीं पड़ने। मनोज जी, आपके जहन में क्या चल रहा है इस सवाल को लेकर? देखिए, इंदिरा जी के आपातकाल के बाद भी लोग भारी पैमाने पे निकले और वोट दिया, लोकतंत्र की जीत हुई। 80 के दशक में, 90 के शुरुआती उसमें डकैतों का बड़ा आतंक होता था। बिहार में खूब बूथ कैप्चरिंग होती थी, कई तरह की सेनाएं वहां काम करती थी, लेकिन फिर भी लोग वोट देने आते थे। नक्सलवादी हैं, खूब धमकाते हैं वोट मत दीजिए, लेकिन उसके बावजूद बस्तर में, झारखंड में जितने नक्सल प्रभावित राज्य हैं, लोग बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र वहां भी जीत रहा है। इन धमकियों से कभी लोकतंत्र हारने वाला नहीं है। और इस देश की जनता में पिछले काफी समय से जागरूकता आई है, अपने मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। और चुनाव आयोग ने भी जो प्रबंध किए हैं उससे भी लोगों का हौसला बढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि कोई डर के मारे घर से वोट देने निकलेगा। अब कोई धमकाएगा तो लोग और ज्यादा वोट देने निकलते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर भले ही नेता कुछ भी कर ले, कितना भी धमका ले, लेकिन चैनल 1 बता रहा है कि इस बार वोटर जागरूक हैं। वो किसी के बहकावे में, किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, वक्त की कमी है, मुझे इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करना होगा। मनोज जी, यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।